नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले हम बात करेंगे सतेज जैन की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सतेज जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतेज जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से मिली सामग्री के आधार पर सतेज जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं, इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने की मांग की गई है। जांच एजेंसियों ने सतेज जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। सतेज जैन को ईडी ने जब हिरासत में लिया था तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली सहित कुछ दूसरे मंत्रालय भी थे। जैन फिलहाल जमानत पर बाहर है। ईडी ने आप नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए सतेज जैन और आम आदमी पार्टी को अगर देखें तो दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती जा रही। सतेज जैन एक बड़ा चेहरा है और अब उन पर केस चलने की अनुमति मिल गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनाव में जब से हार हुई है तब से ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की वो ऐसे नेता जिन पर पहले से ही किसी तरह के केस दर्ज हैं या जो पहले से ही जेल जा चुके हैं, और ऐसे नेताओं में सतेज जैन की जो मुश्किलें बढ़ी हैं, और चाहे उसके बाद अगर कहा जाए आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उन बाकी नेताओं की मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि एलजी के तरफ से कई मंत्रालयों की जांच के आदेश दिए गए हैं। कई फाइलें ऐसी हैं जो खंगाली जा रही हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी एक बार फिर जांच शुरू हो रही है। तो इस तरह से सतेज जैन या फिर दूसरे नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने के बजाय और बढ़ी ही जाएंगी, उसका सीधा दशहरा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नई सरकार बनने जा रही है उन्होंने इन सबके कार्यालय को सीज कर दिया था, सबके कैंप कार्यालय को सीज किया था। जितने आम आदमी पार्टी के मंत्री थे उनके ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं हटाने दिए। जैसे ही काउंटिंग समय सत्ता परिवर्तन होता था वैसे ही एलजी के सारे पर अधिकारियों ने वो सारा सब कुछ कब्जे में ले लिया। तो आम आदमी पार्टी, उनके नेता और उनके मंत्रियों की मुश्किल अभी और बढ़ेगी और कई और ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं या फिर उनके कई और भ्रष्टाचार के मुकदमे मुजर्र हो सकते हैं। एक तरफ ये भी देखा रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को हटाकर सीएम का चेहरा क्लियर नहीं होने पर भी बात करेगी। अभी सीएम का नाम नहीं आया है वो, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि उसकी पार्टी के नेताओं पर अब जिस तरीके जिस कार्रवाई से वो बेल पर बाहर है वो कार्रवाई होना शुरू हो गई है। देखिए विशाल, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने में भले देरी हो रही है और तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। कल भारतीय जनता पार्टी की शाम को बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हो सकते हैं और दिल्ली के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और विधायक दल की बैठक भी कल हो सकती है। इसमें विधायक दल के नेता को भी कल चुना जा सकता है और 20 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, तो संभावना है 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों की सरकारों के गठन का देखा जाए तो 10-10, 15-15 दिन लगते हैं और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी जल्दी भी नहीं दिखा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन से पहले ही आम आदमी पार्टी के उन नेताओं और आम आदमी पार्टी के उन मंत्रियों के विभागीय फाइलें खंगाली जा रही हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बदले की भावना किससे कार्य करने का आरोप मुख्यमंत्री पर ना लगे। वो सारी की सारी चीजें एलजी खुद अपने हाथों से भी करके निपटाने में लगे हुए हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भ्रष्टाचार की आंच अब होगी जांच। अयोध्या के राजश्री दशरथ स्वासी राज
चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार और गबन करने के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने सरकारी आवास और कैंप कार्यालय में कब्जा कर रखा है, जबकि शासन ने उन्हें महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में संबद्ध किया था। इसके बावजूद उन्होंने अब तक अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है। डॉक्टर कुमार के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप हैं। मौजूदा प्रधानाचार्य ने सरकार से इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है, ताकि सरकारी आवास को खाली कराया जा सके और डॉक्टर कुमार के खिलाफ उचित कदम उठाया जा सके। भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगे हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ। अभ्युदय जी, अगर बात करें तो पूर्व प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार और गबन के आरोप उन पर लगे हैं। मौजूदा प्रधानाचार्य ने सरकार से गुहार लगाई कि भाई हमारा जो सरकारी घर है और कैंप कार्यालय उसे खाली कराया जाए। जी विशाल, आपको बता दें कि जो ज्ञानेंद्र कुमार है ये प्रिंसिपल थे अयोध्या मेडिकल कॉलेज के, और इनके प्रिंसिपल रहते ये कई जगह पर प्रिंसिपल रहे हैं, इटावा में भी रहे हैं और झांसी में भी रहे हैं। इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे, जिसमें भ्रष्टाचार की इनके खिलाफ जांच चल रही है, लोकायुक्त की भी जांच चल रही है और इनके ऊपर विजिलेंस की जांच अभी गृह विभाग ने बैठाई थी। तो और इनके ऊपर एक अयोध्या कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें जो कर्मचारी थे अयोध्या मेडिकल कॉलेज के उनको प्रताड़ित किया था। उसमें से एक लड़के ने, प्रभुनाथ मिश्रा नाम था उसका, उसने आत्महत्या कर ली थी, जहर खा के आत्महत्या कर ली थी और इन्हीं पर आरोप उसका भी लगा था, उसी का मुकदमा भी दर्ज है। अब ये जब शासन के संज्ञान में सभी बातें आई तो समस्त चीजों को लेकर एक जगदीश चंद्र मिश्रा है, उन्होंने शिकायत की थी इसकी, तो शासन ने इनको पद से हटा दिया था। और ये जो चार्ज था अब जो नए प्रिंसिपल आज के हैं उनको मिल गया है, लेकिन ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, सरकारी आवास पे कब्जा कर रखे हैं। अब नए प्रिंसिपल को गुहार लगानी पड़ रही है कि आवास खाली करा दिया जाए। एसएसपी को पत्र लिख रहे हैं, शासन को पत्र लिख रहे हैं और डीएम को पत्र लिख रहे हैं। और देखिए, एक तरफ जहां चिकित्सकीय सुविधाओं प्रभावित हो रही है, चिकित्सकीय कार्य प्रभावित हो रहा है, इसका भी आरोप लगा रहे हैं। और जहां एक तरफ कुंभ चल रहा है, सारे हॉस्पिटल्स को एक्टिव रखने को बोला गया है, सारे चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाने को बोला गया है। अयोध्या में भी इतनी भीड़ है, भारी मात्रा में भीड़ है, इसको देखते हुए और अभी हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने डीजी मेडिकल एजुकेशन से इस पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। तो देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश को कितना लापरवाही पूर्ण रवैये से अधिकारी लेते हैं। किंजल सिंह ने इसको कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब चिकित्सकीय सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, ये किंजल सिंह जो डीजी मेडिकल एजुकेशन है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा है और स्वास्थ्य है, उनसे जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं उठता है। और जो मौजूदा प्रिंसिपल है वो परेशान है, उनका कोई पक्ष नहीं सुन रहा है। और चिकित्सक इस तरीके के मेडिकल कॉलेज में सेंसिटिव बात है, इसको किस तरीके से शासन लेगा, किसी के कुछ बस में नहीं दिख रहा है। जी विशाल। बिल्कुल अभ्युदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे महाकुंभ बहाना योगी निशाना। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। उन्होंने कहा कि वीआईपीज को
खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही हैं। न सिर्फ ममता बनर्जी ने बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने महाकुंभ लेकर सीएम योगी पर हमलावर हैं और अव्यवस्था व बद इंतजामी के आरोप लगा रहे हैं। ममता ने मंगलवार को कहा कि आपको इस तरह के बड़े आयोजन की योजना बनानी चाहिए थी। भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग कुंभ भेजे गए, बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को बंगाल भेज दिया गया। वह कहें कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप देश को बांटने के लिए धर्म बेचते हैं। हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया क्योंकि आपने बिना डेथ सर्टिफिकेट के शव भेज दिए। इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा? योगी सरकार पर और अब बात करेंगे चौतरफा जाम त्राहिमाम। दिव्य और भव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आ रही है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से स्नानार्थियों की अप्रत्याशित भीड़ तीर्थ नगरी पहुंच रही है। इस वजह से रेलवे स्टेशन और सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तीर्थ नगरी में चारों ओर जाम का नजारा है, सब पैक नजर आ रहा है। वहीं दबाव ज़्यादा होने के कारण हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है। श्रद्धालु जाम में फंसने के कारण बेहाल नजर आ रहे हैं। संगम जाने वाले रास्तों पर अव्यवस्थाओं का तांता लगा है। संगम जाने और आने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रयागराज संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, अगर बात की जाए तो जाम अभी भी देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो करीब लगभग मान के चलिए 55 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है और करीब जो आपको मैं बता दूं कि अभी 8 दिन बाकी हैं। तो 8 दिन में जो है ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक जल सैलाब नहीं कहेंगे, अब सुनामी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है पब्लिक है वो पूरी तरीके से अब कह सकते हैं कि आस्था की अस्थि पूरी तरह से वो डूब चुकी है उसमें भक्ति के सागर में, कि अब वो रुकने को तैयार नहीं है। तो बाकी करीब 55 करोड़ अभी आप जो हमारे और सनातनी हैं, करीब टोटल 110 करोड़ सनातनी है, तो जो बाकी 55 करोड़ उनका भी ऐसा मानना है कि अब जो है उनको यहाँ पे स्नान करना चाहिए। तो केवल 8 दिन बचे हैं, तो उसी को देख के लग रहा है कि अब ये जो संख्या बल जो है बराबर बढ़ता ही जा रहा है, लोग यहाँ बराबर आते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक जैसे कि जो आपके जितने भी शाही स्नान हुए और उसके अलावा आपके जो भी अमृत स्नान हुए और जो वीकेंड्स हुए, तो ऐसा लग रहा था कि उसके बाद जो ये भीड़ है वो थम जाएगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो भीड़ है ये बराबर आप देख सकते हैं
चाहे वो ट्रेनों के माध्यम से हो, चाहे वो आपके बसेस के माध्यम से हो, चाहे अपने पर्सनल व्हीकल्स के माध्यम से हो, ये बराबर प्रयागराज की तरफ जहाँ पे आ रहे हो। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जैसे कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि दिल्ली चलो का नारा दिया था उन्होंने, तो ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये घोषित तरीके से कहा जा रहा है प्रयागराज चलो। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी आपके जो आस्थावान हैं, जो भी आपके 110 करोड़ यहाँ पे है जो सनातनी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी इच्छा है कि जब 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि क्यों न जाकर के हम भी संगम पे या संगम पे जाकर के स्नान करें। और उसी के कारण आप देखने में आ रहा है कि यहाँ पे जो भीड़ से ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि अब ये नॉर्मल डेज चल रहे हैं, यहाँ कोई शाही स्नान नहीं है, 26 तारीख को शाही स्नान होना है आपका महाशिवरात्रि का, तो ऐसे में लग रहा था कि थोड़ा भीड़ जो ड्रॉप होगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब लोग बराबर से आ रहे हैं और उसी कह सकते हैं कि उसी श्रद्धा, उसी आस्था का जो दंग चला वो बराबर ही उमड़ रहा है और लोग रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयागराज में करीब 7 एंट्री पॉइंट है और 7 एंट्री पॉइंट से आप देख सकते हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से आपको एंट्री आसानी से मिल जाएगी, बराबर जो है आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ प्रशासन है पूरे दुरुस्त यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन के साथ रेलवे प्रशासन भी यहाँ पे पूरे चुस्त है, क्योंकि जो अभी एक 2 दुर्घटनाएं हुई है, 29 तारीख को हुई और अभी नई दिल्ली में हुई, उसको देख करके पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो दुरुस्त है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो 7 एंट्री पॉइंट्स है, तो जो यहाँ पे जो पार्किंग व्यवस्था है वो करीब 15 किलोमीटर दूर रखी गई है। 15 से 20 किलोमीटर तक वहाँ पे लोगों को रोक दिया जा रहा है जो अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं या बसेस से आ रहे हैं, वहां से उनको शटल बसेस दी जा रही है। लेकिन शटल बसेस भी उतनी पूरी नहीं पड़ रही है, उसके साथ साथ वहाँ ट्रॉली है, रिक्शाज है, वो भी वहाँ पे कम पड़ गए हैं, क्योंकि ऐसा मान चलिए करोड़ों की तादाद में यहाँ पे आ गए। कहीं ना कहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुर तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे बसपाइयों में उबाल, टिप्पणी पर सवाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद विरोध में बसपा समर्थकों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया। बसपा अध्यक्ष मायावती का अपमान किए जाने के विरोध में युवा साथी टीम के बैनर तले हजरतगंज चौराहे पर एकत्र हुए और बसपा समर्थकों ने कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उदित राज पर मायावती को धमकी देने और उनके खिलाफ अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आज यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसलिए है कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने कल बहन जी का अपमान किया और बहन जी को, आदरणीय बहन जी को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि बहन जी का गला घोटने का वक्त आ गया है। बहन जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं, बहुजन समाज के सर्वमान्य नेता हैं और एक बहुत बड़े संघर्ष को करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। आज सारा बहुजन समाज उनकी ओर प्रेरणा स्रोत की तरह देखता है। तो ऐसे में उदित राज, जिसको हम जानते हैं कि वो हर वक्त ऐसे कमेंट करता रहता है और समय समय पर उसने ये भी कहा था पहले कि बहुजन समाज जब से जाग गया है तब से दिक्कत होने लगी है। अगर बहुजन समाज के जागने से उसको दिक्कत हो रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज उसको साइड में भेजने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और अब बात करेंगे एक्शन में खाद्य सुरक्षा टीम। कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते सोमवार को खाद्य विभाग की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में छापेमारी की। रामादेवी स्थित न्यू कालिका होटल, कल्याणपुर में होटल दी डाइनिंग हाउस और IIT गेट स्थित रेस्टोरेंट दी हाईवे चिकन किंग, फूलबाग स्थित होटल मंदाकिनी एवं कान्हा क्लासिक होटल डाउनटाउन, पार्वती बागला रोड स्थित R&D हॉस्पिटल, होटल कृष्णानगर स्थित काके दिहाटी सहित 10 होटलों को रेस्टोरेंट में छापेमारी की कार्रवाई की गई। ADM सिटी राजेश
कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर रेस्टोरेंट में छापेमारी कर सैंपल भरे गए हैं। होटल में वेज व नॉन वेज खाद्य पदार्थ एक ही फ्रीजर में रखे मिलने पर सामग्री नष्ट करने के साथ ही नोटिस देकर जवाब तलब किया गया। इसके साथ ही क्रीम, दही, पनीर, सफ़ेद मिर्च पाउडर व सब्जी मसाला के नमूने लिए गए हैं। एक रेस्टोरेंट में खाद्य लाइसेंस न मिलने के कारण रेस्टोरेंट के सील कर दिया गया। वहीं एक माह में कानपुर में प्रसिद्ध व्यवसायी पर खाद्य विभाग द्वारा 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, फूड विभाग का ये ड्यूटी भी है कि वो जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। इसके लिए जो है जो खाद्य पदार्थ है उनका सैंपलिंग की जाती है, उनकी जांच कराई जाती है और वो फेल होने पर उन पर जुर्माना तहत की कार्रवाई होती है। ये जो है ये रेगुलर ये लोग कार्य करते हैं। कल जो है करीब 10 होटलों में जांच किया गया जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलता है, तो वो उसका अलग अलग उनका सब किचन या अलग चीज़ें हैं कि नहीं है उसको देखा गया और करीब 8 सैंपल भी लिए गए और एक होटल में काफ़ी गंदगी और अन्य चीज़ें खराब पाए जाने पर उनको सीज भी किया गया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।